नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है लर्निंग। आज का टॉपिक है लर्निंग। आज हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे और जिसका हिंदी अर्थ होता है अधिगम। पता है आप सभी को, जरूर आप सभी को पता होगा, क्योंकि जितने भी शिक्षण प्रशिक्षण के पाठ्य पुस्तक हैं उनमें बहुत अधिक अधिगम के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है। और ये चैप्टर हम लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीएड में एक पुस्तक है टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम। जिस पुस्तक का नाम ही शिक्षण और अधिगम है, उसमें शिक्षण और अधिगम से संबंधित प्रश्न ना आए ऐसा संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। अधिगम से आपको प्रश्न होगा ही, या फिर किसी भी प्रकार का प्रश्न दे दे, अधिगम के संबंध उसमें आना ही आना है। इसीलिए हम लोग अधिगम को आज देखेंगे और इसके संबंध में जानेंगे। ये न सिर्फ हम लोगों के बीएड के एग्जामिनेशन के लिए, डीएलएड के एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक होगा, बल्कि आप कोई भी शिक्षण एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार की शिक्षण भर्ती परीक्षा हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की शिक्षण भर्ती परीक्षा हो, कोई भी आप शिक्षण की जो परीक्षा देंगे उनके लिए काफी उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को आप लोग देखें, सराहें और शेयर करें, लाइक करें। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं, समय को अधिक नहीं गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं लर्निंग को, अधिगम को। तो सामान्य अर्थ में यदि हम देखें तो लर्निंग का अर्थ क्या होता है, आप सभी जानते होंगे। लर्निंग का अर्थ क्या होता है? सीखना। ठीक है, ये सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ जो सब कोई जानता है। लर्निंग का अर्थ क्या होता है? सीखना। इसे हम लोग संकीर्ण अर्थ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये संकीर्ण है। इतनी छोटे अर्थ में अधिगम नहीं होता। अधिगम के अपने कुछ तत्व होते हैं। अधिगम का अर्थ सिर्फ सीखना नहीं हो सकता। अधिगम के और से बहुत सारे तत्व हैं जिसे हम लोग अधिगम कहेंगे। ये संकीर्ण अर्थ अधिगम का है, जो लर्निंग से निकलता है, सीखना। और ये सामान्य अर्थ है, संकीर्ण अर्थ है। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न आ रहा होगा, जब संकीर्ण अर्थ है सीखना, तो फिर व्यापक अर्थ क्या है? व्यापक अर्थ भी मैं यहां पे लिखता हूं। व्यापक, ब्रॉड सेंस में यदि अधिगम की बात करें, व्यापक अर्थ की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि अधिगम जो है ये क्या है? अधिगम व्यवहार, बात आ गई व्यवहार की। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की क्या है? प्रक्रिया। ठीक, अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। बात यहां है व्यवहार में परिवर्तन की। तो व्यवहार क्या है? इस शब्द के बारे में हम लोग थोड़ा सा इस विषय से हटकर जान लेते हैं कि व्यवहार की उत्पत्ति कहाँ होती है, व्यवहार क्या है, व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, मनोविज्ञान में व्यवहार कैसे आया। इन सभी चीज को हम थोड़ी सी हटकर जान लेते हैं, क्योंकि अन्य और कोई एग्जामिनेशन हो तो अधिगम से संबंधित प्रश्न हमारा उसमें नहीं के बराबर छूटे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि व्यवहार जो है मनोविज्ञान में कैसे जुड़ा। सबसे पहले आप लोग को हम साइकोलॉजी के संदर्भ में थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे। इसके संदर्भ में बताना चाहेंगे साइकोलॉजी के संदर्भ में, मनोविज्ञान के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग कक्षा मनोविज्ञान में कर रहे हैं।
तो साइकोलॉजी के संदर्भ में थोड़ी सी बात हम लोग जानेंगे कि व्यवहार इसमें कैसे आया। साइकोलॉजी की बात यदि हम करते हैं तो 1905 की हम बात करेंगे। यहाँ पे एक पुस्तक लिखा जाता है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक लिखी जाती है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और ये पुस्तक कौन लिखता है? ये पुस्तक लिखता है विलियम मैकडूगल। कौन लिखता है? विलियम मैकडूगल। और ये पुस्तक जो लिखी गई थी 1905 में, इस पुस्तक में सर्वप्रथम, याद रखिएगा, सर्वप्रथम प्रश्न सीटेट में बन सकता है, प्रश्न एस्टेट में बन सकती है कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, किस शब्द का? व्यवहार शब्द का। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो 1905 में। किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा, फिर हम व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन को क्यों कहते हैं? बिल्कुल सही। तो आप देखेंगे कि 1913 में, ठीक है, 1913 में व्यवहार का विज्ञान, ये पुस्तक लेके आया कौन? ये पुस्तक लेके आता है जेबी वाटसन। कौन लेके आता है? जेबी वाटसन। और जेबी वाटसन जब व्यवहार का विज्ञान लेके आता है तो ये व्यवहारवाद का जनक कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवहारवाद का जनक कहलाता है। ठीक, व्यवहारवाद का जनक कहलाता है कब से? 1913 से, जब ये व्यवहार का विज्ञान लेकर आता है और मनोविज्ञान में व्यवहार का उदय हो जाता है। और हम एक चीज यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे जो कुछ समय लेगा, लेकिन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं उस बात को यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ। और विलियम मैकडूगल का एक कथन है। क्या है? एक कथन है जो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये कथन बार बार पूछे जाते हैं और यदि आप इसे लिख देंगे एग्जामिनेशन में तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। सबसे पहले विलियम मैकडूगल का जो कथन है, इसके संदर्भ में साइकोलॉजी के संदर्भ में, साइकोलॉजी के संदर्भ में इन्होंने एक कथन दिया था। क्या कथन दिया इन्होंने? इन्होंने कहा, जैसे आप सभी ने भी पाठ्य पुस्तक में पढ़े होंगे या फिर साइकोलॉजी की कोई भी किताब में, मनोविज्ञान की कोई भी किताब में साइकोलॉजी के संबंध में पढ़ा होगा, उसमें आप लोग देखे होंगे कि मनोविज्ञान का जो प्रारंभिक स्तर होता है वो क्या होता है? प्रारंभ जब होता है मनोविज्ञान तो वहां देखेंगे आत्मा का विज्ञान। जब मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था तो मनोविज्ञान क्या था? आत्मा का विज्ञान माना जाता था। आत्मा का मनोविज्ञान तब तक माना गया जब तक दूसरे इसका विरोध न करना शुरू कर दिए। आत्मा क्या है? आत्मा कहाँ से आता है? आत्मा को हम देख नहीं पाते हैं, आत्मा का हम मूल्यांकन नहीं कर पाते। तो फिर ये क्या हुआ? ठंडावस्था में चले गया। फिर यहाँ पे जन्म होता है किसका? मन और मस्तिष्क का विज्ञान। मन और मस्तिष्क का विज्ञान ये कहलाने लगा। फिर फ्रायड आया। जब फ्रायड आए तो उन्होंने कहा मन क्या है? क्या हम मन को देख सकते हैं? मन का हम विश्लेषण कर सकते हैं? तो फिर ये भी ठंडे बस्ते में चले गए, क्योंकि इसका जो है परीक्षण करना संभव नहीं था। फिर जब फ्रायड आए तो उन्होंने मनोविज्ञान को क्या बना दिया? चेतना का विज्ञान। क्या बना दिया? चेतना का विज्ञान। थोड़ा सा इसके संबंध में जान लेंगे, मनोविज्ञान के उदय के संबंध में। चेतना का विज्ञान हो गया, ये किसने किया? फ्रायड ने किया।
फिर आगे आप देखेंगे तो ये अभी जो वर्तमान में जो हम लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं, ये व्यवहार का विज्ञान अभी टिका हुआ है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है वर्तमान समय में। तो इसी के संदर्भ में विलियम मैकडोगल महोदय ने एक कथन दिया, और वो कथन ये था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आत्मा का त्याग किया। सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर क्या किया? मन मस्तिष्क को छोड़ा। इसके बाद चेतना से अलग हुआ और अब व्यवहार को, अब क्या करता है? अब व्यवहार को मानता है। ये कथन किसने दिया? ये कथन किसने कहा था? ये कथन विलियम मैकडोगल ने कही थी। किसके संदर्भ में? मनोविज्ञान के संदर्भ में। कथन में जो कहा था वो सेम टू सेम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, सारपूर्ण बातें हैं, वो यही बातें हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क को छोड़ा, चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के आधार पर टिका हुआ है। ठीक है, ये बातें किसने कही थी? विलियम मैकडोगल महोदय ने कहा था। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपको बताया। ये कथन बार बार स्टेट सीटेड में पूछे जाते हैं, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब हम अधिगम को पढ़ रहे हैं तो अधिगम में हम इन सभी चीजों को जानना हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग आज जो मुख्य रूप से इस जो है चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, आज के इस क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से वो अधिगम के जो है अर्थ जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है थोड़ी सी और इसमें है, मैं अभी बताऊंगा। अर्थ के बाद हम लोग परिभाषा को पढ़ेंगे, परिभाषा के बाद हम लोग इसके पक्ष को पढ़ेंगे और पक्ष के बाद हम लोग इसके प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोग और विशेषताएं, इसके बाद हम लोग विशेषताओं को भी पढ़ेंगे। तो जहां तक हो सकेगा आज की क्लास में लेंगे और जो बचेगा अगली क्लास में हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अर्थ के संबंध में चर्चा कर रहे थे। तो अर्थ के संबंध में हम लोग देखते हैं थोड़ी सी कि जो अर्थ यहाँ पे हमने देखा, व्यापक अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम है। तो दोस्तों, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन की कई आधार होते हैं। ठीक है, कई आधार होते हैं। जैसे मैं कुछ आधार को यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने में, फिर उसको एक एक करके मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, यदि हम अभ्यास करते हैं, क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं, और अभ्यास के कारण हमारे जो है व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये भी एक आधार हो गया, अभ्यास के कारण भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। दूसरा आधार हम ले लेते हैं प्रशिक्षण। जैसे हम लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, लेकिन जब हम कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले लेते हैं तो हम स्क्रीन पर देखते हैं और अपना वर्ड टाइप करते हैं, तो हमारे व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसके बाद देखिए, ये एक आधार हो गया, ये दूसरा आधार हो गया, और तीसरा आधार यहाँ पे ले लेते हैं अनुभव। अब कहेंगे आप अनुभव क्या है, अनुभव कैसे प्राप्त होती है? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी रास्ते से यदि आप बराबर आते जाते हैं, गुजरते हैं, और उस रास्ते में कहीं पर गड्ढा होता है, तो एक दिन आपको जो है गिर सकते हैं, एक दिन आप उसमें जो है आप फंस सकते हैं। लेकिन जब बराबर उसी रास्ते से आप जाने लगेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, और वहां पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक आप साइड होके कट लेते हैं। ये क्या है? ये आपका अनुभव है, और अनुभव के आधार पर ही आप वहां पर घूम जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अनुभव है, और अनुभव के आधार पर आपके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो गया, और उस स्थान को आने से पहले आपके मस्तिष्क में ऐसा कुछ विचार हुआ और आपने वहां पे अपने साइकिल को या फिर बाइक से, जिस चीज से आप जा रहे हो, बगल होके कट लिए। तो ये क्या है? ये अनुभव के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। ये तीन आधार हुआ। अब मैं और आधार यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं बीमारी। क्या लिखा हमने? बीमारी। अब देखिए, बीमारी के कारण परिवर्तन हो सकता है।
बीमारी के कारण भी परिवर्तन होता है आपके जो है व्यवहार में। जैसे कोई भी व्यक्ति आप देखे होंगे जब वो सामान्य होता है तो उसमें सामान्य व्यवहार करने की योग्यता होती है, लेकिन जैसे ही वो बीमार होता है तो कुछ व्यक्ति चिड़चिड़ापन से ग्रसित हो जाते हैं। उसके पास यदि खाना लेकर जाएं, दवाई लेकर जाएं तो वो चिल्ला उठते हैं, कुछ अलग सा व्यवहार करने लगते हैं। तो बीमारी के कारण भी उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे देखें थोड़ी सी संवेगात्मक परिवर्तन। संवेगात्मक परिवर्तन, इसके कारण भी क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब बालक कम उम्र का होता है उसमें उतने संवेगों का विकास जो है नहीं हो पाता है, ब्रॉड स्तर पर नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है उसमें क्या होता है, और ज्यादा विकास उसमें भी बढ़ते जाती है। तो यहाँ देखें संवेगात्मक जो परिवर्तन होता है इसके कारण भी मानव के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। ये हमने आपको परिवर्तन का आधार बताया जो मानवीय व्यवहार के परिवर्तन को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो ये सभी आधार हैं जिनसे मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है। और हम इसके बाद बात करेंगे क्या इतने जो व्यवहार में परिवर्तन के कारक आप देख रहे हैं, क्या ये सभी कारणों से होने वाले परिवर्तन अधिगम हैं? इसमें से बहुत सारे ऐसे कारक आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसके द्वारा मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अधिगम नहीं है। हम इसके बाद इसके आधार को लिखने के बाद उस पर चर्चा करते हैं। तो आप जो है हम यहाँ पे संवेगात्मक परिवर्तन हो गया। इसके बाद आप देखिए परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? जब कोई बच्चा छोटा होता है तो मानसिक स्तर से वो परिपक्व नहीं होता है, और उनसे यदि हम कोई सामान कोई वस्तु छीन लेते हैं तो वो बच्चा क्या करता है, रोना शुरू कर देता है, क्रंदन शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसमें बुद्धि का विकास भी, डेवलपमेंट भी होती जाती है। और जब वो बड़ा होता है और हम उनसे कोई सामान ले लेते हैं तो क्या होता है, वो रोता नहीं है। अर्थात परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। अब यहाँ पे हम देखें परिपक्वता के बाद, जैसे हम लोग नशा, ठीक, या मादक पदार्थ की बात हम करें, कोई व्यक्ति जब नशा कर लेता है, दारू पी लेता है, मान के चलिए बियर पी लेता है, तो इसमें क्या होता है, उसे नशा आ जाती है और नशा के कारण अभद्र व्यवहार करने लगता है, गलत व्यवहार करने लगता है। व्यवहार में उसका क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो क्या ये भी व्यवहार में परिवर्तन को तो दिखा रहा है, लेकिन अधिगम है? इसके बाद हम लोग जानेंगे अधिगम है या नहीं। तो यहाँ पे देखें आप, बीमारी के कारण, संवेगात्मक परिवर्तन के कारण, परिपक्वता के कारण, या फिर नशा या मादक पदार्थ के कारण भी क्या होती है, व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं बात कर लूं यहाँ पे मूल प्रवृत्ति की, किसकी बात कर लूं, मूल प्रवृत्ति की। अब देखिए कोई बच्चा प्याज काट रहा है, ठीक, या फिर मिर्च को छुआ और आंख में लग गया, तो वो बच्चा क्या होता है, रोने लगता है, आंख से आंसू उनके निकलने लगते हैं। एक्चुअली में वो रोता नहीं है, आंख से आंसू निकलने लगते हैं। या फिर आप हाथ में कोई वस्तु को रखे हुए हैं या फिर केला लेके आप खड़ा हैं, कोई बंदर आता है आपके हाथ से लूट के भाग जाता है, तो ऐसे ये क्या है, ये मूल प्रवृत्ति है। बंदर की ये मूल प्रवृत्ति है छीनना, ठीक है। और मानव का मूल प्रवृत्ति है प्याज जब काटेंगे आप तो आंखों से आंसू आना, या फिर मिर्ची वाले हाथों से आंखों को छुएंगे तो आंसू आना। तो ये क्या है, ये मूल प्रवृत्ति है। और इसके कारण भी क्या होता है, मानव के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, छिलमिलाने लगता है। जब वो मिर्ची वाला हाथ से आंखों को छूता है तो छिलमिलाने लगता है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। फिर ये जो है प्याज काटता है तभी क्या होता है, आंख में जो है आंख से आंसू निकलने लगता है, तो उनमें भी क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन क्या ये व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम है? तो अभी हम चर्चा करेंगे इस पे कि व्यवहार में परिवर्तन जो होता है क्या ये अधिगम है या नहीं।
तो इतने कारकों को हमने देखा जिसके कारण व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं। लेकिन क्या इतने सारे परिवर्तन अधिगम को निर्दिष्ट करते हैं? नहीं। इसमें से 3 कारण जो आपके सामने है, हम यहाँ पे लिखते हैं 3 कारण: अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, मेरे साथ दोहराइए आप भी। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, ये 3 कारण ही, ये 3 मोस्ट कारण हैं जिसके कारण यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ही अधिगम कहलाएगा। वो भी व्यवहार में कैसा परिवर्तन होना चाहिए? अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, इसका एक परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। जो सामान्य परिभाषा है ये किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा नहीं दिया गया है, ये हम लोग अपने से याद कर सकते हैं। और ये परिभाषा सटीक परिभाषा है, सामान्य परिभाषा है, जिसमें हम लोग याद कर सकते हैं अधिगम, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, अस्थायी परिवर्तन को कहते हैं। कैसे परिवर्तन को कहते हैं? अस्थायी परिवर्तन को कहते हैं। और जो बीमारी के कारण मानव के जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह परिवर्तन अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि जब मानव बीमार नहीं होता है तो उसका व्यवहार सामान्य व्यवहार होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ने से पहले सामान्य रूप में ही व्यवहार करते हैं, लेकिन बीमार होने के बाद वो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं और कोई खाना लेकर या दवाई लेकर उसके सामने जाता है तो चिड़चिड़ा कर वो चिल्ला उठता है। तो ये जो उसके कारण, बीमारी के कारण जो उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हुआ, यह परिवर्तन अस्थायी समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि ये बीमारी ठीक होने के बाद और जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये अस्थायी परिवर्तन उसमें नहीं होती है। संवेगात्मक परिवर्तन की बात करें तो संवेग जो है समय समय पर परिवर्तित होते जाते हैं और परिवर्तन के कारण उसमें एक व्यवहार जो है समय के अनुसार परिवर्तन होते जाते हैं। तो संवेगात्मक परिवर्तन के कारण भी जो बालकों में व्यवहार होता है वो व्यवहार बदलते रहता है, ये अस्थायी नहीं होती है। इसीलिए संवेगात्मक परिवर्तन के द्वारा जो मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? उस परिवर्तन को हम लोग अधिगम नहीं कहेंगे। इसके बाद है परिपक्वता। परिपक्वता के कारण मैंने बताया जब बालक छोटा होता है तो उसके जो है मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता। जब हम उनसे कोई भी वस्तु लेते हैं, छीनते हैं तो वो रोने लगता है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है और उनसे कोई वस्तु लेते हैं तो वो रोता नहीं है, अर्थात उसमें मानसिक विकास थोड़ी सी बढ़ जाती है और तो इसमें व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन अस्थायी नहीं होती है। जैसे जैसे बालक परिपक्व होने लगते हैं तो उनमें व्यवहार जो है बदलते रहता है, ये अस्थायी नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसे अधिगम नहीं कहेंगे। मात्र 3 ही चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा ही जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग अधिगम कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग अधिगम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो है बीमारी के कारण मैंने बता दिया, संवेगात्मक परिवर्तन के कारण, परिपक्वता के कारण भी होने वाले जो परिवर्तन है व्यवहार में उसे हम लोग अधिगम नहीं कहेंगे। नशा या मादक पदार्थ का सेवन जब हम लोग करते हैं तो नशा या मादक पदार्थ के सेवन से भी जो हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होता है ये अधिगम नहीं होता है, क्योंकि नशा और मादक पदार्थ के द्वारा हमारे व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है ये अस्थायी न होकर के कुछ समय के लिए होता है। जैसे ही नशा हम लोगों से हटती है वह हमारा व्यवहार सामान्य हो जाता है, और सामान्य से हमारा व्यवहार क्या होता है? सामान्य हो जाता है। इसके बाद मूल प्रवृत्ति की बात करें तो मूल प्रवृत्ति के कारण भी जो मनुष्यों में जो है बच्चों में, बालकों में या फिर किसी भी मानव की बात करें तो परिवर्तन होते रहती है। तो ऐसे परिवर्तन जो होते हैं ये परिवर्तन अस्थायी नहीं होकर अस्थायी होते हैं। इसीलिए इन सभी परिवर्तनों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन जो होगा क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन ये क्या कहलाएंगे? एक व्यवहार में जो परिवर्तन होगा ये अधिगम कहलाएंगे। क्या अधिगम कहलाएंगे? ये अधिगम नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये अधिगम नहीं कहलाएंगे। और इन तीनों के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होगा, ठीक है, इन तीनों के कारण जो व्यवहार में क्या होगी? अपेक्षित परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? अपेक्षित होगा और अस्थायी होगा। क्या होगा? अस्थायी होगा, वो अधिगम कहलाएगा। ठीक है, अधिगम कहलाएगा या नहीं? अधिगम कहलाएगा। ठीक है, इन तीन कारणों से ही जो व्यवहार में परिवर्तन होंगे वही परिवर्तन क्या कहलाएंगे? जो है अधिगम कहलाएंगे। बाकी जितने भी ये आधार मैंने बताए इन सब के द्वारा जो होने वाले परिवर्तन हैं वे सारे परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाएंगे।
दोस्तों ये वीडियोस आप सभी को कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और उन छात्रों को जरूर शेयर करें जिसे इनकी आवश्यकता हो। चाहे वो किसी भी बीएड कॉलेज में पढ़ रहे हो, हर एक बीएड के सिलेबस में अधिगम है ही। इसीलिए चाहे वो डीएलएड के छात्र हो या फिर बीएड के छात्र हो, फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एसटेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी शिक्षण जो है एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपके छोटे भाई या फिर बड़े भाई कोई बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन लेना चाह रहे हो या फिर जो ले लिए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत कारगर होगा, क्योंकि आने वाले समय में फर्स्ट ईयर के सारे सिलेबस और के अकॉर्डिंग सारे के सारे वीडियोस इस पे आपको मिल जाएंगे। वो भी मैं बोर्ड के सामने लाइव आके पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह की वीडियोस अभी इंटरनेट पे कहीं उपलब्ध नहीं है। ये पहले मैंने बीएड के लिए खोला है और बीएड के साथ साथ आप किसी भी ऐसे भी छात्रों को दे सकते हैं। कुछ दिनों के बाद मैं इस पे जो है करंट अफेयर की वीडियो लाने वाला हूँ और करंट अफेयर के साथ साथ जो है सोशल साइंस का वीडियो, बिहार से रिलेटेड वीडियो, बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं जो कंपटीशन से संबंधित होंगे। जैसे आर.एस. अग्रवाल का बुक, महेश वर्माल की बुक, इन सभी बुकों को मैं यहाँ पे जो है एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी बुक हैं उन सभी का मैं यहाँ पे क्लास स्वतः ही आकर लूंगा। तो आप सभी वैसे यदि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों इतना ही कहकर जो है आज हम लोग क्लास को बंद करते हैं। और इसमें जितने भी चीजें हम लोग का बच गया है, अभी हमने सिर्फ अर्थ पर चर्चा की है, और जितनी चीजें बच गई है इन सभी चीजों पे हम मिलते हैं अगली वीडियोज में। आप सभी का जो है धन्यवाद अदा करते हैं देखने के लिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं परिभाषा, पक्ष, प्रकार और विशेषताओं के साथ। धन्यवाद।